गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। भारत की आबी जारियत मुसलसल जारी है। आज फिर भारत ने 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी दरियाए चनाब में छोड़ा। चनाब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने और बलाई इलाकों में शदीद बारिश हुई, उसके बायस दरियाए चनाब, सतलुज और रावी के बहाव में मज़ीद इजाफा हो गया है। पहले से भिपरे दरियाए चनाब से खौफनाक सैलाबी रेला मुल्तान डिवीज़न में दाखिल हो चुका है। दरियाए चनाब में भारत की जानिब से ख़तरनाक सैलाबी रेला छोड़े जाने के बायस हेड मराला के मकाम पर 5,31,000 क्यूसेक का रेला दाखिल हो चुका है। PTMA पंजाब के मुताबिक 5 सितंबर तक दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा होने जा रहा है, जबकि दरियाए चनाब में पानी का बहाव मुस्तहकम हो गया है। इस वक्त पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है क्या, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 5,49,000 क्यूसेक और खांकी के मुकाम पर पानी का बहाव 4,78,000 क्यूसेक है। हेड मराला से हेड खानकी के दरमियान पानी के शदीद दबाव के बायस गुजरात और वजीराबाद के इतराफ के जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं, उनको वार्निंग दी जा चुकी है। दरियाए सतलुज और चनाब के बहाव में मज़ीद इजाफा होगा। उसके साथ बरीके ज़ेरी और मनावर तवी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल नज़र आ रही है। कादाबाद के मकाम पर पानी का बहाव 3,48,000 क्यूसेक और हेड तरीमों के मकाम पर पानी का बहाव 2,94,000 क्यूसेक है। गुज़िश्ता 8 घंटों में दरियाए चनाब के बहाव में 4 लाख क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए रावी जिसके मकाम पर पानी का बहाव 89,000 क्यूसेक, शारजा के मकाम पर पानी का बहाव 55,000 और साइफन के मुकाम पर 56,000 क्यूसेक है। बलोकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,14,000 क्यूसेक और संधाई के मुकाम पर पानी का बहाव 1,61,000 क्यूसेक नज़र आ रहा है। सो आपको तमाम सूरत हाल आप देख सकते हैं कि किस कदर संजीदा और गंभीर है। लेकिन साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ये कह रहे हैं कि सैलाब कुदरती आफत नहीं है। आपको याद होगा आज से एक दिन पहले हमारे प्रोग्राम पे एक एनवायरमेंटलिस्ट ने भी यही बात की थी। आप मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी कुछ कह रहे हैं, ज़रा देखिए। फ्लड्स के हवाले से मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि फ्लड्स आए, वो तो जाहिर सी बात है, हम सबको अफसोस है। ये सारा का सारा कसूरवार नेचुरल रीजंस को देना, ये जुल्म है पाकिस्तान के अवाम के साथ। 2022 में जब सैलाब आए थे, UN सेक्रेटरी जनरल आए यहाँ, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस होल्ड की बाहर, इंटरनेशनल डोनर्स आए, मुख्तलिफ कंट्रीज आए, $11 बिलियन की प्लेजेस हुई। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब आज फरमाते हैं कि वो जो प्लेजेस थे वो हमें इसलिए नहीं मिले कि हमने बैंकेबल प्रपोजल्स दिए ही। किसका कसूर है? अगर आपने सिर्फ अपना काम किया होता, फिजिबिलिटीज बनाई होती और वो सबमिट करते, $11 बिलियन आपके पास आते 2022 में, आप इन्वेस्टमेंट करते, आप घर बनाते, आप केनाल्स का सिस्टम ठीक करते, आपने कुछ नहीं किया। अब उसका कौन कसूरवार है? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, सारी के सारे मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी उस वक्त भी हुकूमत में थी। हमारे साथ नई महर पंजोदा साहब मौजूद हैं, शैला रज़ा साहब मौजूद हैं, हुज़ैफ़ा रहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू हुज़ैफ़ा रहमान साहब। जो बात की है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, ये कुछ एनवायरमेंटलिस्ट भी कह रहे हैं। सो क्या ये एक किस्म का एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि ये तमाम एक नेचुरल फिनोमेना है, जबकि इसमें बहुत बेहतरी की जा सकती थी हुकूमतों की तरफ से? नहीं, मैं खैर ज़ुबैर उमर साहब की बात कर रही है ना जी आप? जी, मैं उस पर तो कोई ख़ास कमेंट नहीं करूँगा। ज़ुबैर उमर साहब कोई इतने क्रेडिबल शख्स भी नहीं है। वो जिस तरह की जो ज़बान जिस जमात में रहते हैं उसको छोड़कर जाते हैं, उसके बारे में इस्तेमाल करते हैं, और अब भी वो ना उनकी कोई एक्सपर्टीज़ है इस शोबे के मुतालिक, और वे कुदरती आफत के बारे में कह रहे हैं कि जी तैयारियाँ ठीक नहीं थी। देखिए, कुदरती आफत उन ममालिक में जो हम तरक्की पजीर हैं, वो तरक्की याफ्ता हैं। अगर आप जापान की बात करें, अगर आप अमेरिका की बात करें, सुनामी आया तो ज़ाहिर है उन्होंने तैयारी की बेहतर कोशिश की, उसका नुकसान जो है, उसका जो अंदेशा था उसको कम किया, लेकिन उस कुदरती आफत को रोक नहीं सके। अगर आज आप बात करें कि पाकिस्तान जो है, ज़ाहिर है आपको पता है कि हमारा रिवायती हरीफ भारत जो है, हम उसकी इस वक्त जो है तेल पर बैठे हुए हैं और भारत नेक के ऊपर है। अगर आज हम 8-10 लाख 12 लाख क्यूसेक पानी आ चुके हैं और उसके बावजूद आपके जो बेट के इलाके हैं वो ज़रूर ज़ेरे आब आए हैं, लेकिन आपके शहरों को बचाया गया है। तो ज़ाहिर है आपके पास एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, इरीगेशन का निज़ाम मौजूद था। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर आप इसको 12 लाख से 18 लाख क्यूसेक पर भी ले जाएं, अपने बैराजेस को, अपने डैम्स को, अगर भारत ने आबी जारियत आप पर मुसल्लत करनी है और वो आपकी नेक पर बैठा हुआ है और आप उसकी टेल पर हैं, तो उसको आप कैसे रोकेंगे?
दुनिया में जो भी ममालिक ये बात आपकी ठीक है, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि मोहम्मद जुबैर साहब पीएमएलएन ज्वाइन करने से पहले क्रेडिबल नहीं थे या उसके बाद क्रेडिबल नहीं है, छोड़ने के बाद? देखिए जी, वो कहते हैं आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं और एक पड़ा हुआ पत्थर जो है भारी होता है। मैं उन दिनों ज़ाहिर मुल्क से बाहर था, उस पर किसी टॉक शो में कमेंट नहीं कर सका, लेकिन जो जुबैर साहब ने बात करते हैं हमेशा कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहिबा का स्पोक्स पर्सन था और मुझे कहा गया कि उस जनरल बाजवा से जाकर आप बात करें। ये छापा बरदार टाइप सियासतदान हैं और मुझे खुद इस बात का पता है। आप इसको इस तरह समझें कि मुझे मियां नवाज शरीफ साहब से मैंने इस बात की तस्दीक की हुई है। इन्होंने खुद आकर कहा कि जी मुझे, हम मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को आकर कहा कि जी मेरे जनरल बाजवा से बड़े पुराने मरासिम हैं और जनरल बाजवा साहब से मैं बात कर सकता हूँ अगर आप लोग चाहें तो, और वो भी बात करना चाहते हैं। और उस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने ना इन्हें हाँ कहा ना कहा, खामोश रहे इनकी बात सुनने के बाद। और फिर उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास जनरल बाजवा का नंबर नहीं था और मैंने किसी अपना नंबर उनका मंगवाया या उनके स्टाफ अफसर को मैंने कन्वे किया कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब को पैगाम लेकर आना चाह रहा हूँ। तो अगर इनके पुराने दोस्त थे, बचपन से इनका ताल्लुक था, तो वो बात नहीं, तजादात पर मबनी बातें हमेशा करते हैं। और मेरा हमेशा एक असूल रहा है, आप सियासी जमातें छोड़ भी देते हैं, लोगों से आपका इख्तलाफ भी हो जाता है, लेकिन जहां आपने एक प्लेट में खाया हो, जहां बैठ एक बात की हो, तो फिर आप उसका ग्रेस से जिक्र भी नहीं करते। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने एक क्लैरिफिकेशन दी है। आई एम अस्यूमिंग कि आपने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, आप उनके बिहाफ पर दे दें, वो स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, आपने कहा है, तो दैट्स मेजर न्यूज़ अगर देखा जाए तो। जी, और लेकिन थोड़ी सी तफसील अगर आप कहें तो बता दें। क्यों चुप रहे, क्यों मना नहीं किया? जिस वक्त एक वोट को इज्जत दो की चल रही थी बाकायदा कैंपेन, वो एक अलग बात है, बट आपने अपनी खबर दी है। बट माय क्वेश्चन है कि आपको ये लगता है कि किसी से अगर कोई किसी पार्टी में रहे हैं तो उस पर तनकीद ही ना करें? ये तो बड़ी डिक्टेटोरियल सी बात नहीं है कि उस पर तनकीद बहुत अच्छी चीज है। देखिए आप प्रिया, आप माशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम सफेवल के चैनल्स पर रही हैं और जाहिर है आज आप इस चैनल में बैठी हुई हैं। अगर आप किसी इशू पर तनकीद करें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप चैनल के मालकान, चैनल की मैनेजमेंट के साथ ऑफ द रिकॉर्ड कोई एडिटोरियल पॉलिसी के हवाले से आपने अपने नुक्ता नजर दिए हों, उस पर इख्तलाफ हुए हों और बाद में आप जो है उस चैनल को डिफेम करने के लिए उन बातों का जिक्र करें जो कि आपका जो खानदानीपन है वो इजाजत ना देता हो, तो वो नामुनासिब चीज होती है। मैं आगे गेस करना चाहती हूँ, ये भी बता दीजिएगा ज़ैफर साहब कि क्या ये जो आपने बात की है यही ओपिनियन नवाज शरीफ साहब का भी है? Does he feel the same about जुबैर साहब? जी, मैं आपको, मुझे नहीं पता, मियां नवाज शरीफ साहब इंतहाई ग्रेसफुल शख्स है, वो लोगों से उनका अगर कोई उनको छोड़कर चला जाए वो तो कमेंट भी नहीं करते, जुल्फ़िकार खोसा, आमिना चट्टा, चौधरी बिरादरान। लेकिन चूंकि जुबैर साहब मुसलसल एक झूठ बोलते आ रहे थे कि जी मुझे कहा गया और मुझे स्पेशल भेजा गया, और फौजी क़यादत वो कहते थे कि मेरे मियाँ साहिबान से बहुत ज़्यादा मरासिम हैं, और मियाँ साहिबान के सामने, मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने, मरियम नवाज साहिबा के सामने शो ये कर रहे थे कि मेरे क्लास फेलो हैं या पुराने कोई दोस्त हैं। ये टोटल झूठ पूरी थ्योरी क्रिएट की। मियाँ साहब ने तो कभी इसकी तरदीद भी नहीं की, इवन कि इस मौजू पर उन्होंने बात भी नहीं की। और मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब का जो अपना एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का, उनके नाकिद भी इसको उनकी तारीफ करते हैं इस हवाले से कि वो जहाँ ताल्लुक होता है उसको निभाते हैं और उसको छोड़ते हैं, जब उन्हें छोड़कर ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। जुबैर साहब आएंगे हमारे प्रोग्राम में, आई विल सर्टेनली आस्क हिम। जुबैर खुद आए थे और जुबैर खुद कोशिश करते रहे, कभी उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब ने, कभी मरियम नवाज साहिबा ने नहीं कहा कि आप जाकर, उन्होंने कोशिश बड़ी कामयाब की, वैसे हम कह सकते हैं उनकी कोशिश बड़ी कामयाब नहीं साबित हुई। उन्हें मुझे इस बात का भी पता है क्योंकि जनरल बाजवा से भी कोई मरासिम नहीं थे, वो भी उसको खाली चूरन बेच रहे थे, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी हैसियत ही नहीं थी। जनरल बाजवा के किसी पर्सन या किसी बंदे से इस बात की तस्दीक कर लीजिएगा। वो स्कूल में शायद रहे इकट्ठे, बट ये आपका ओपिनियन आ गया, आप कह रहे हैं कि इस बात की क्रेडिबिलिटी नहीं। आप इसे तस्दीक, आप जनरल बाजवा के किसी करीबी आदमी से इसकी तस्दीक कर लीजिएगा, कभी भी आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है। सो कल वज़ीर आला केपी के ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कालाबाग डैम के हवाले से एक स्टेटमेंट दी। आज उसको पीटीआई ने तो खुलकर डिसोन कर दिया है। पहले जरा पीटीआई ने क्या कहा वो देख लें। कालाबाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं। देखिए, पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाजे है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से दो सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं। जब तक इस पर सियासी हमांगी नहीं होती, हर एक को इत्मीनान नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए। लिहाजा जो भी बात हुई वो एक ज़ाती राय हो सकती है, वो पार्टी की पॉलिसी नहीं है।
शहर रज़ा साहब, ऑब्वियसली शेख रशीद साहब ने बयान भी दिया कि सिंध को रिजर्वेशन है इसके ऊपर। मैं देखती हूँ कि जब भी कालाबाग डैम की बात आती है तो लोग अजीब अजीब से बयानात देते हैं। हम आहंगी यही हुई है ना, 3 सूबों ने कहा है कि नहीं बनना चाहिए तो हम आहंगी है, नहीं बनना चाहिए पर हम आहंगी है, ठीक। और ख़ुद KP असेंबली में 3 दफ़ा ये रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो चुकी है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। और वही लोग हैं ना, PTI में वही लोग आए ना जो पहले दूसरी पार्टीज में थे, अलग से तो नहीं आए, मोस्टली पीपल्स पार्टी से आए। तो कालाबाग डैम जो है वो सिर्फ सिंध के लिए नहीं, वो KP के लिए भी नुकसानदेह है। नौशहरा और मर्दान और बहुत से इलाके जहाँ थोड़ी बहुत भी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए नुकसान होगा। कहते हैं कि नौशहरा कि तो डूब जाने का भी ख़तरा होगा। तो एक तो ये है कि एक मसला पाया जाता है PTI में कि कोई बयान दे देता है और उसमें चीफ मिनिस्टर KP है, वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, उनका ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। अब उनकी पार्टी से ही जब ये बात आ गई। और दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए पहले भी हम पहले सेगमेंट की तरह डी ट्रैक हो गए। स्टडी ये बताती है कि जो बड़े डैम है ना वो जो है ना वक्त के साथ साथ वो सही नहीं है उनका होना, छोटे डैम बनने चाहिए और दुनिया छोटे डैम्स बना रही है। लेकिन ये जो फ्लड आया है जो अब सिंध की तरफ जाएगा, इसका कालाबाग डैम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जितना पानी बह रहा है ये फील्ड में बह रहा है, इधर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें डैम बनाया जा सके। बाकी 18वीं तरमीम के बाद छोटे डैम सूबाई सब्जेक्ट हो गए हैं। और PTI के तो अपने मैनिफेस्टो में पता नहीं 3000 डैम थे शायद। तो पर जब भी सैलाब आता है कालाबाग डैम की क्यों डिबेट शुरू? बस ये एक लोगों का एक पॉइंट है जो नहीं पढ़ते, जो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ये कहते हैं देखें कालाबाग डैम बना तो आपका जो ये है बलूचिस्तान ये तो खुश्की हो जाएगा। तो 3 सूबों की हमांगी इस पे है कि नहीं बनना चाहिए। और 3 सूबों में जाहिल लोग तो नहीं रहते ना, सबने टेक्निकली एक स्टडी कराई है। अब रही बात दयामेर भाषा डैम है, ये रास्ते में आता है, ये बनना चाहिए। मुंडा डैम है। तो बाकी सिंध ने तो देखिए थर तक में घुरानो डैम बनाया है, दरावड़ डैम बनाया है और बहुत सारे डैम बनाए। तो मैं ये समझती हूँ कि डैम बनाना कोई आसान बात नहीं है, 15 से 20 साल लगते हैं। और हमारा मुल्क इस वक्त डेवलपिंग कंट्री है, हम ये बड़े डैम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जितने बड़े डैम हैं दुनिया में वो ख़त्म करके छोटे बनाए जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने ज़ुबैर उमर साहब की कोट की थी, देखें ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है इस वक्त और इंटरनेशनली हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनली ये एक स्टडी है और लोग इसको, हमने कभी बचपन से इतनी एज हो गई क्लाउड बर्स्ट नहीं सुना था, लेकिन अब क्लाउड बर्स्ट होता है और उसके ऊपर स्टडी यही कह रही है कि नहीं पता चल रहा। बिजली हम बचपन से सुन रहे हैं कि भाई काली चीज नहीं बाहर निकालो, बाहर मत जाओ, यहाँ तक के घर के बड़े बूढ़े ये भी कहते थे घर का बड़ा बच्चे का बाहर ना निकालो। तो आज तक उसको स्टडी नहीं हो सकी कि कब गिरेगी, किस पे गिरेगी। उमरकोट में ये अब बहुत ज़्यादा बिजली गिर रही है मुसलसल, तो ये अभी तक ये पता नहीं चल सका है। तो इसमें कोई फैक्ट नहीं है कि ज़ुबैर उमर साहब अच्छे आदमी हैं जैसे भी हैं, लेकिन उनकी क्लाइमेट चेंज पे या क्लाइमेट पे स्टडी आई थिंक इतनी थॉरोली नहीं है। पाकिस्तान का एक प्रोग्राम बना है रिचार्ज प्रोग्राम है, रिचार्ज पाकिस्तान, हमें उसे देखना चाहिए, हमें एडॉप्टेशन की तरफ जाना चाहिए। हमारे जो समर है वो बिफोर द टाइम स्टार्ट हो रहा है, हमें अपने एग्रीकल्चरल हैबिट्स जो हैं उन्हें चेंज करना होगा कि किस वक्त हमने गंदम बोनी है, किस वक्त हमने काटनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें जाना चाहिए। But that is the government's job। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इंसान ने इसमें किया है, वैसे तो ये नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन मैन मेड भी इस तरह से है कि G20 कंट्रीज़ जो हैं जो उन्होंने जो है एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ की हैं उसमें पाकिस्तान की 1% भी नहीं है, लेकिन उसको पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सिंध को पड़ा है। और जहाँ तक बात है कि देखिए हमारी भी एक रिजर्वेशंस ये थी कि केयर गवर्नमेंट में जब हम गोदरेज साहब को लेकर आए थे, बिलावल साहब, और उन्होंने पूरा सिंध दिखाया था, तो उन्होंने कहा था ये पानी तो नहीं निकलेगा, और मियाँ शहबाज शरीफ ने भी कहा था, लेकिन सिंध ने
निकाला और अब तक 6 लाख से ज़्यादा घर बनाए हैं। लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट में हमें ये शिकायत हुई थी कि आपने PSDP के बजट में इसको एड्रेस ही नहीं किया कि आपने फेडरल ने क्या हिस्सा डालना है और फेडरल का क्या प्लान है फॉर द रिहेबिलिटेशन। यहाँ तक कि सिंध में ही नहीं आया था सैलाब, आपके पंजाब, साउथ पंजाब में भी आया था, लेकिन सिर्फ सिंध नहीं कहा कि हम घर बनाएंगे। तो वो बात उनकी सही है, लेकिन ये कि इंसान का एक ये भी बड़ा गलत काम है, वो भारत में भी है, वो सारे मुल्क जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसी वजह से गुर्बत भी है कि उसके जो लोग हैं वो दरियाओं के किनारे क्योंकि आसानी से खेती हो जाती है। हो जाएगी, बट लेट्स कम बैक टू दिस व्हाट CM KPK सेड। वजह क्या है, चीफ मिनिस्टर ने क्यों ये स्टेटमेंट दी? आप लोगों ने पूछा इंटरनली उनसे? बहुत शुक्रिया फ्रिया, आपने मौका दिया जी। देखें, उनका बयान तो वो खुद बता सकते हैं कि क्यों दिया है। पार्टी की तरफ से वाज़ह मौक़िफ़ आ गया कि हमारी पॉलिसी नहीं है, ठीक, तो इनकार हुआ है जी। बट आपको भी लगता है कि कालाबाग डैम इज नॉट इमीडिएट नहीं है कि आप उस पे जाएं पहले? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि इसमें दोनों जो सूबे हैं उनके दरमियान अभी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम नहीं समझते कि जो है ये किया जाए। लेकिन हमारा डैम्स के हवाले से बड़ा वाज़ह क्लियर मौक़िफ़ है, जो कि इमरान खान साहब भी अपनी स्पीचेस के अंदर बार बार कहते रहे कि डैम्स बनने चाहिए, दरख्त लगने चाहिए, बंद बनने चाहिए। मैं ख़ुद दरियाए जो झेलम है उसके किनारे रहता हूँ और वहाँ बंद नहीं बना हुआ। तो जब तक आपके बंद नहीं होते, दरियाओं के करीब जो है वो आबादी होती है और पानी आता है, तो डेफिनेटली वो फ्लड जो है वो बहा के ले जाता है, देहातों को बहा के ले जाता है, शहरों को बहा के ले जाता है, फसलों का नुकसान होता है, जानवरों का नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, हर तरह के नुकसानात होते हैं। उसके लिए कोई खातर खा मुझे नहीं मंसूबा है। वो रीजन कि क्यों कहा, आपको पता है जुनैद अकबर ने ये कहा है कि काला बाग का जिक्र छेड़कर PTI को सूबे में कमजोर किया गया है, ANP की सियासत को जिंदा किया गया जी। देखिए वहाँ KP जो है वो कहाँ, KP में आवाम जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, उसके बावजूद उन्होंने कहा और हम उस बयान के साथ नहीं खड़े हैं। आपने एक्सप्लेनेशन कॉल की चीफ मिनिस्टर की पार्टी ने? वो तो देखें जो होंगे उहदेदारान वो करेंगे, सेक्रेटरी जनरल करेंगे या एडिशनल वो उनको शेर अफजल मरवत कहेंगे मैं कुछ करूँ तो इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है। ये चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट। हाँ, तो ज़ाहिर बात है वो पार्टी के अंदर पूछा जाएगा उनसे और पार्टी पूछेगी इंशाल्लाह। तो दूसरी बात ये रह गई कि देखें जो सलाब सदारती निज़ाम का वो भी बता दें। सदारती निज़ाम को भी नहीं, उस पर भी पार्टी बिल्कुल क्लियर नहीं है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते उस बयान को जी। सो व्हाई ये तो वो बता सकते हैं ना, आप एक इंटरव्यू करें, मैं करवा दूं, पूछ सकते हैं उनसे, आप क्लोज होंगे। अब बिल्कुल जी, वो खुद बताएंगे, उनके अपने तर्जुमान बता सकते हैं। हम तो हो गए हैं, वो अपने बयान दिए जा रहे हैं अपने। नहीं देखिए, अब आप बड़ी पार्टी है, उसके अंदर अगर कोई शख्स बयान देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कोई और होता। दिस इज योर चीफ मिनिस्टर सर, दिस इज ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल जी, उन्होंने बयान दिया, ऑन रिकॉर्ड है, मैं उस बयान से तो इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हमारी ये पॉलिसी नहीं है। चीफ मिनिस्टर को तो पार्टी पॉलिसी के अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। उन्होंने जो बयान दिए, हम उनके अपने कोई ख्यालात नहीं हो सकते। बिल्कुल जी, हर शख्स को जो पार्टी पॉलिसी के अंदर रहना चाहिए। कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव, आप लोग सदारती निज़ाम के फेवर में नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। तो चीफ मिनिस्टर क्यों उसके फेवर में है? वो कह रहे हैं कि खान साहब फेवर में है। वो नहीं, खान साहब की तरफ से कोई आपकी भी मुलाकात हुई थी कहीं? जी, मेरी मंगल को मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने सैलाब के हवाले से बड़ी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मदद करे और उन्होंने ये भी बात की कि बिलियन ट्रीज जो हमारा प्रोग्राम था, जिसके ऊपर 2 इंटरनेशनल ऑडिट रिपोर्टें जो हैं वो आई और उसमें हमारे इस प्रोग्राम को बड़ा सराहा गया, इसको तस्लीम किया गया कि ज़बरदस्त प्लान था। अब की हुकूमत का वो फोकस नहीं है, ना डैम्स के ऊपर फोकस है, ना बंदों के ऊपर फोकस है। और इमरान खान के दौर के अंदर भाषा डैम और मेहमा डैम का आगाज़ हुआ था। 10 डैमों का मनसूबा जो है वो उस वक्त उन्होंने जो है वो लॉन्च किया था कि 10 डैम्स जो हैं वो बनेंगे। इमरान खान के दौर के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी। 2025 के अंदर मेहमा डैम बना था। अगर तो नहीं कोई ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, सुनी होगी आपने? नहीं, मैंने सुनी है, लेकिन ऐसी कोई हकीकत है ना, क्योंकि मैं खान साहब से मेरी मुलाकात रहती है, बीबी साहबा से मुलाकात हुई लास्ट मीटिंग के अंदर। तो इमरान खान की ये बात करते हैं, उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने खुद दरख्वास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के मुझे जो है जहाँ आम कैदी हैं मैं वहाँ रहूँगी, मैं बनी गाला जो है वो उस तरह नहीं करूँगी कि जैसे आपके सामने ही है कि जिस तरह शरीफ ख़ानदान ने अपने घरों को डिक्लेयर करवाया था और वहीं वो रहते थे, इस तरह इमरान खान नहीं करेंगे और कभी भी नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कभी भी बिल्कुल इस बात के ऊपर आते नहीं। उनको तो कहा गया कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, उनको तो कहा गया था कि आप लंदन चले जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। लास्ट मीटिंग के अंदर किसने कहा था लंदन चले जाएं?
देखें, उनको जो है ऑफ़र हुई और लास्ट मीटिंग के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया कि जो लोग आए थे उन्होंने नाम भी लिए कि फ़लाँ लोग आए थे और ये ऑफ़र लेकर आए थे कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ क्योंकि ये मेरी ज़ात का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है और मैं मुल्क की खातिर आज सामने खबर दिया आप लोगों ने, और जहाँ आप तीनों के लिए और जहाँ ये बातें की जाती हैं ना कि इमरान खान जो हैं वो बड़े इस तरह के टूट गए हैं या बातचीत करने के लिए लेट रहे हैं या बिल्कुल वो डील करने के लिए तैयार बैठे हैं, इनके अंदर खौफ है। कहते हैं और हेल्थ के हवाले से भी ऐसी खबरें फैलाते हैं ना, इनके अंदर जो है ना वो हर वक्त ये पाया जाता है सोते हुए कि यार इमरान खान जो है ना वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, टूट नहीं रहे। ठीक है जी, क्योंकि ज़ाहिर बात है शौक आता है ना कि हमारे लीडरान तो है दवाई के बहाने बाहर गए वापस नहीं आए, तो इस तरह से ये देखना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह टूटें, क्योंकि इनके अपने लोग जो हैं ये मानते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने दिलेरी के साथ जेल काटी है आफरीन है। ठीक है जी, आगे तो हेल्थ के हवाले से डॉक्टर्स की सोसाइटी है जो हमारे डॉक्टर आई गेस पीटीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो इस हवाले से इन्होंने कंफर्म ये किया है, क्योंकि स्पेकुलेशन चल रही थी बड़े दिनों से कि क्या ये सेटअप आगे तसलसल का शिकार होगा कि नहीं। हुज़ैफर रहमान साहब, ये अब कंफर्म्ड है जो राना साहब ने कहा है? देखिए, राना साहब के बयान को भी मैं एक और प्रोग्राम में था, वहां भी मैंने ये बात की, बिल्कुल सियागो सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की कोई ये पहली मीटिंग नहीं हुई मरी में, पिछले कोई 10-12 हफ्तों से मुसलसल जो है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब मरी में होते हैं तो शहबाज साहब वीकेंड पर फिर लाहौर नहीं जाते, और मरी में मुख्तलिफ अमूर पर मीटिंग्स हुई हैं, टिकट्स के मामला थे लाहौर और हाफजाबाद के, उससे पहले जो है पंजाब में काबीना को एक्सपेंड करना था, उस हवाले से मीटिंग्स रही। और अब जो ये मीटिंग हुई है इसको बताया गया कि सिस्टम के तसलसल की बात वो बिल्कुल हुई है। राना सनाउल्लाह साहब इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पार्टी के पंजाब के सदर हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का मैंडेट तो इतना है ना कि उन्होंने अपने पार्टी के एक ओहदेदार को, अपने भाई को वज़ीर आज़म बनाया है और बेटी उनकी वज़ीर आला पंजाब है। तो बेसिकली हमने अपनी जमात के अंदर जो है वो तसलसल का फैसला किया है और मियां नवाज शरीफ साहब ने इसकी अप्रूवल दी है कि मरीम नवाज साहिबा शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे और चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ रहेंगी। ये पॉलिसीज को उन्होंने एंडोर्स किया है। जी जी, उनकी पॉलिसीज को उन्होंने एंडोर्स किया है। इसका कोई ताल्लुक आप कह रहे हैं कि मिलिट्री लीडरशिप से नहीं है? नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मिलिट्री लीडरशिप की तो ज़ाहिर अपॉइंटमेंट ये भी नहीं आई, जो नया ज़ाहिर पार्लियामेंट ने ही आर्मी एक्ट में तरमीम की है 2027 में होगी, और उसके बाद जो है ये चीज़ें डिस्कस होंगी। और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब अगर मियां नवाज शरीफ साहब से तमाम काम मशवरा लेकर करते हैं, कोई भी चीज़ होगी तो कौम के सामने रख देंगे। इससे पहले ये क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, ये तो देखिए एक आईनी प्रोटेक्शन है, एक बंदा एक आईनी प्रोटेक्शन में एक ओहदे पर विराजमान है, तो भला कैसे जो है 2027 कहां से कह रहे हैं आप? देखिए, जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई थी तो उसमें तो 5 साल की जो भी यानी आपके सर्विसेज चीफ होंगे वो 5 इयर्स का उसका जो है उसमें तहरीर है, तो उसके ना भी जो है कोई ऐसा मामला है कि एक्सटेंशन का, ना कोई ऐसा मामला है कोई अपॉइंटमेंट का। ये सिर्फ और सिर्फ जाहिर है जो हमारी पार्टी के अपनी कारकर्दगी है। लेकिन चाहिए आप तो एलाइज हैं, इज दैट करेक्ट? मुकम्मल कर रहा हूँ जी, चलिए मुकम्मल कर ले जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी जमात में जाहिर है मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो मियां नवाज शरीफ पार्टी के सरबराह भी हैं, कायद भी हैं, सदर भी हैं, तो उन्होंने उनकी कारकर्दगी को इत्मीनान का बायस समझा है। पंजाब में मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी पे उन्होंने सेटिस्फैक्शन का इज़हार किया, तो उसकी कंटिन्यूटी की बात हुई है चीफ मिनिस्टर की। और नहीं, मसला देखिए कोई टेंशन नहीं, आप अगर मालिक साहब का सवाल कुछ देख लें, राणा साहब ने कहा भी कि जब मैं तो पहले भी कुछ शक शुबा नहीं था, आप लोग भी बात करते थे। तो बेसिकली जो हमारा सियासी इंतहाई अहम अगेन आपने बात बता दी है। आप तो नहीं, आप ही कह रहे हैं कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो सकते थे और चीफ मिनिस्टर भी वो नहीं हुए। नहीं, तब्दील नहीं। हाँ। नहीं, आप अब मेरे मुंह में डाल के बात बता रही हैं। मकसद कहने का ये कि मियां नवाज शरीफ एक वजीर से लेकर वजीर आजम तक और पंजाब में किसी वजीर से लेकर वजीर आजम तक हर किसी की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। जिस तरीके से इन दो लोगों ने परफॉर्म किया है, शहबाज साहब ने आपकी इकोनॉमी को बचाया है, मरीम नवाज साहिबा ने बुजदार दौर की बदतरीन गवर्नेंस को बेहतर किया है, तो उसमें जाहिर है ठीक है। तो उनकी तसल्सल रखा जाएगा, उन दोनों के कब तक का तसल्सल? बेसिकली उन्हें देखिए अभी तो क्या प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का
जी जी जी, कब तक देखिए ये जब तक जी मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ। जाहिर है अभी 4.5 साल इस हुकूमत के रहते हैं, ठीक है, 4.5 साल बाद जब इंतखाबात होंगे, अगर PMLN को मैंडेट मिला सूबे में और मरकज में, तो उसके बाद मियां नवाज साहब फैसला करेंगे कि यही तसल्सल चलेगा या कोई बैटिंग ऑर्डर में चेंजिंग आएगी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये खबर कैसी लगी है शला रशीद साहबा? ये इनका इंटरनल मामला है कि कौन CM बनता है और कौन PM बनता है अगर मौका मिला, लेकिन जहाँ पे आपका इशारा है, अगर वो बात भी है जिसको मैं एक और प्रोग्राम में थी तो मुझसे पूछा गया, तो मैंने उस पर भी यही कहा था कि वज़ीर आज़म का ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो या प्रोगेटिव है कि वो एक दफ़ा तसलसल जारी रखवा सकते हैं। तो ये बहरहाल हुज़ैफ़ा की बात जो है ये अच्छी लगी मुझे कि 4 साल पहले ये सोच रहे हैं कि पार्टी में किसका तसलसल रहा है, अच्छी बात है। अच्छी बात है ना, लेकिन आप लोग नहीं सोचते, आप लोगों का तसलसल है, ज़रदारी साहब रहेंगे प्रेसिडेंट। देखिए तो वक्त के साथ है, ये तो अब वक्त के ही साथ होता है। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, अवाम की हिमायत रहे, तो अलग बात है। और से बस कुछ अब ये है कि आपको तो चेंज कर लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बहुत ही मायना खेज बयान देते रहते हैं, और इलेक्शन से पहले भी इसी टाइप का बयान आ गया था कि साड़ी गल हो गई है, तो ये उसी से मिलती जुलती एक वो लगती है। लेकिन बहरहाल अब हुज़ैफ़ा ने काफ़ी मेहनत से आज प्रोग्राम में इसका जवाब बनाया है, तो मैं हुज़ैफ़ा की बात को तस्लीम करती हूँ। एंड वेलकम बैक। चीन में दूसरी जंग अज़ीम की फतह के 80वीं सालगिरह के मौके पर एक शानदार फौजी परेड मुनक्किद हुई। इसमें एशिया के ताकतवर तरीन रहनुमा एक साथ दिखाई दिए। इस परेड में मजमूई तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शरीक हुए। नरेंद्र मोदी को इस तकरीब में शिरकत की दावत नहीं मिली, जो कि भारत की नाकाम सफारती हिकमत अमली का मज़हर है। आज की तकरीब में चीनी सदर मौजूद थे, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के सदर भी हमने देखे कि वो एक साथ दिखाई दिए। तीनों शख्सियात अमेरिका मुखालिफ ग्रुप में समझे जाते हैं। उनका एक साथ परेड में दिखाई देना यकीनन एक अहम विजुअल था, मगरबी ताकतों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा। चीनी सदर ने परेड में खुली छत वाली लिमोजीन में सवार होकर फौजी दस्तों और जदीद हथियारों का मुआयना किया। परेड में जदीद मिसाइल, टैंक्स और ड्रोन्स शामिल थे। परेड का अख्ताम 80,000 अमन के कबूतरों और रंग बिरंगे गुब्बारे फिजा में छोड़ने पर हुआ। चीनी सदर ने 50 से ज़ायद अफराद के मजमे से खिताब किया। चीनी सदर ने यह भी कहा कि दुनिया इस वक्त जो अमन और जंग के दरमियान इंतखाब के दौराहे पर खड़ी है। ये तकरीबन 50,000 का मजमा वहाँ पर मौजूद था। अमेरिकी सदर की तरफ से भी इस पर एक स्टेटमेंट आया है। ऑब्वियसली जो एक टेंशन है दोनों ममालिक में वो आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आई है। उन्होंने ये कहा कि चीन की फतह और अजमत की जस्तजू में कल अमरीकी जानें कुर्बान हुई। उम्मीद है उनकी बहादुरी और कुर्बानी को दुरुस्त तौर पर याद रखा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन को हमारी ज़रूरत है। चीनी मिलिट्री परेड पर किसी किस्म की तशवीश नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल रशियन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की। क्या कहा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने? जनरल ज़ाहिर महमूद हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच जनरल साहब। जो चाइना में आज दूसरी आलमी जंग में फतह के 80 ईयर्स मुकम्मल होने पर उन्होंने अपनी मिलिट्री परेड का इनेकाद किया, पाकिस्तान उसमें शामिल था। क्या ओवरऑल आपका तासुर है इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच फरिया फॉर द इनवाइट। देखिए जो दुनिया इसको व्यू कर रही है, मोस्टली इसको व्यू कर रहा है कि ये एक शो केसिंग थी डिफाइंस की और पोटेंशियल की जी जो चाइना ने की है। और ऑफ कोर्स तमाम जो पॉलिटिकल डोमेन है, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और ख़ास तौर पे इकोनॉमिक डोमेन्स में भी इन्होंने शो केसिंग किया है, जिसमें वो कंपटीशन तो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, बट कन्फ्रंटेशन मुझे नज़र नहीं आ रही। इट्स नॉट किसी कन्फ्रंटेशन में वो जाएंगे या वो शो करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स जो ट्रेड वॉर चल रही है और इस वक्त जो ट्रंप जो एज अ पॉलिसी इसको टूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं टैरिफ्स को, तो उसको उन्होंने काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि हम इसका
और जैसे बात हो रही थी कि ये काउंटर वेट नहीं है जी, एससीओ को कभी भी आप काउंटर वेट न समझिएगा, अल्टरनेट जरूर है, काउंटर वेट नहीं है। काउंटर वेट की फिर डायनामिक्स चेंज हो जाती है, ये याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी जिस तरह कह रहे हैं कि उनका इस तरह का वो चाइना को भी दे रहे हैं, ये मार्जिन दे रहे हैं कि जी उनका अमेरिका के अगेंस्ट इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि वो उसको हर जगह पे काउंटर करेंगे। कि हमें चीन की जरूरत नहीं है बल्कि चीन को हमारी ज्यादा जरूरत है, उनका ये एनालिसिस दुरुस्त है। देखिए, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी हमें बड़ी ताकतों की। देखिए, कंपटीशन तो रहता है ना, हेजेमोनिक स्टेट्स की अपनी डायनामिक्स होती हैं जी। बिग पावर्स बनने के लिए बहुत एफर्ट पीछे चल रही होती है। अमेरिका भी अगर आज पावर बना है तो पीछे सदियां उसमें लगी हैं जी, कौमें उसमें गई हैं, नस्लें गई हैं, वो यहाँ तक पहुंचे। कोई भी हेजेमोनिक जब बिग स्टेट जो होती है, पावर जो होती है, वो कभी ये कन्फेस नहीं करती कि जी मुझे किसी की जरूरत है। वो ऑफकोर्स सारे उनके साथ पिवट करना चाहते होते हैं। अगर आज अमेरिका ये कर दे कि मैं चाइना के साथ पिवट होना चाहता हूँ या मुझे उनकी जरूरत है, तो पूरा वेस्ट, पूरी दुनिया जो इनके साथ पिवट करना चाहती है या वो रहना चाहती है, वो फिर 10 दफा सोचेगी जी। तो इस तरह वो अपना एक कंट्रोल जरूर रखते हैं। दिस इज हाउ दी स्टेटमेंट्स आर मेड, और वो उसी की स्टेट्समैन के तौर पर वो सामने आए हैं और बातचीत कर रहे हैं। हाउएवर, कमिंग बैक टू एससीओ, जैसे मैंने कहा जी अल्टरनेट जरूर है। इस वक्त देखिए, चाइना, इंडिया और रशिया, उनके टैरिफ्स की वजह से थोड़ी सी कन्वर्जेंस हुई है। इंडिया का ये टैक्टिकल रीसेट है। पाकिस्तान और चाइना आर द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। यहाँ पर ये कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, और एक दूसरे को कहते हैं ना, एक दूसरे को जरूरत है तो तभी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनती है। जरूरतों के बगैर कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं बनती। इमोशंस, भाईचारगी, ये चीजें बाद में रह जाती है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान चाइना रिलेशन में एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है यहाँ पे, रिलायंस बहुत रही है और ट्रांसपेरेंट रही है ये दोस्ती, इस वजह से टाइम टेस्टेड जिसको कहते हैं ना, आयरन क्लैड, और ये आयरन क्लैड पाकिस्तान भी कहता है, चाइना भी कहता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का कंफर्ट लेवल थोड़ा सा बेहतर है जी, और ज्यादा है। फिर आपने जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है रशियन प्रेसिडेंट के साथ, वो कितनी अहम है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पाकिस्तान तमाम लोगों को, बिग पावर्स को, इवन रशियन, किसी ब्लॉक का हिस्सा अपने आप को शो नहीं कर रहे। इसको कहते हैं जेन्युइन आप अपना शो कर रहे हैं कि जी हम नॉन अलाइंड हैं। जहां तक ये ब्लॉक पॉलिटिक्स की अगर कोई बात हो, ब्लॉक्स तो वैसे भी नहीं है, गो कि इंडिया ने ये अभी ब्लॉक पॉलिटिक्स को प्रोनाउंसली इसको करने का एक कोशिश की थी। जब पाकिस्तान और इंडिया का ये क्लैशेस हुए थे, तो उन्होंने जब इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तुर्किया, अजरबैजान, इन मुल्कों का बड़ा प्रोमिनेंटली जिक्र किया था कि वी वर फाइटिंग देम। तो वो चाहते थे कि ये ब्लॉक पॉलिटिक्स हो जाए और अमेरिका मेरे साथ खड़ा हो जाए अगेंस्ट चाइना और मुझे फुल सपोर्ट करे ताकि मैं उसके मकासद हासिल कर सकूं। मकासद तो वो किसी के हासिल नहीं करेगा, अपने ही करेगा। चागिया के ये लोग हैं, कैमिलियन पॉलिसी है इनकी, डिप्लोमेसी है, बट एनीवेज वो दे ट्राइड, लेकिन फौरन ही निकला है। और पाकिस्तान के रिस्पॉन्स ने जिस तरीके से उसको इररिलेवेंट किया, तो स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज, जिस तरीके से वो हंस रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे, मतलब टिकटॉक तो एक अच्छी बन सकती है, इससे डिप्लोमेसी नहीं चल सकती। बट देन हमने ये भी देखा कि आज की परेड में वो शरीक ही नहीं थे मोदी। मोदी कैसे शरीक हो सकते थे? आई डोंट नो अबाउट द इनवाइट, मुझे कंफर्म नहीं है कि वेदर ही वाज इनवाइटेड और नॉट। तो मोदी इज इन एनिमिटी विद चाइना जी, लेट देयर बी नो डाउट। अभी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो क्या वही चीजें जो पहले उनकी बॉर्डर के ऊपर जो डिस्कशंस हुई हैं, डी-एस्केलेशन की अगर बात हुई है, तो वहीं तक महदूद है। कोई डिसीजन तो हुआ नहीं, कोई फैसला तो हुआ नहीं। कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पर मौजूद है एज फार एज द सिक्योरिटी सिचुएशन इज कंसर्न। और चाइना और इंडिया का भी एक कोल्ड कंपटीशन है। ये एससीओ बड़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जी। इसमें इंट्रा स्टेट्स जो है ना, कंपटीशन भी है, छोटा छोटा, वो जाहिर नहीं करते। फिर देखिए, रशिया एक पुराना बड़ा मुल्क रहा है, वो एक जमाने में लीड में था, अब वो चाइना के पीछे उसका चलना उसके लिए भी एक चैलेंजिंग है। तो एक हेजी सा एक रिलेशनशिप जरूर रहता है जी इसके बीच में, ये याद रखिए। राइट, सऊदी और इराक की कंपनीज ने भारत को तेल की फराहमी बंद कर दी है, इससे क्या इम्पैक्ट होगा भारत पर? बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है जी। देखिए, अभी उनकी एक तो सिर्फ उनकी जो डाइवर्सिटी थी, जिसके ऊपर डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर वो बड़ा प्राउडली कहा करते थे कि जी हम मिडिल ईस्ट से भी ऑयल ले रहे हैं, रशिया से भी ले रहे हैं, बाकी जगहों से भी ले रहे हैं, तो अब वो टोटली रशियन ऑयल पे डिपेंडेंट हो गए। तो कॉस्ट बढ़ेगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां अब जो शिपिंग कंपनीज हैं
वो यूरोपियन जो उनके ऊपर पाबंदियां लगी हैं उसकी वजह से भी, और अमेरिका भी आमिन खामोशी से भी आर्म ट्विस्टिंग तो करेगा ना, जो मोदी साहब ने की है, तो वो इनकी शिपिंग कास्ट बढ़ेगी। अब डाइवर्सिटी खत्म हो गई, सिर्फ रशियन ऑयल तक महदूद रह गए। रशियन ऑयल से ऑलरेडी अराउंड $20.5 बिलियन फालतू कमाते हैं जी। तो अभी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मारूफ टिकटॉकर सामिया हिजाब के अगवा के केस में नए इंकशाफात सामने आए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक FIR कटवाई जिसमें उन्होंने कहा कि उनको अगवा किया गया था। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान था, इस बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशन थी। क्या कहा है आज सामिया हिजाब ने खुद इस हवाले से? उस्मान भट्ट हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये सामिया हिजाब के बारे में बताएं, हु इज़ शी? देखिए, सामिया हिजाब जो है वो इस्लामाबाद में मुकीम है और ये 2 से 3 साल कबल ये टिकटॉक के ऊपर इनकी वीडियोस आना शुरू हुई, फिर देखते ही देखते ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई और कंट्रोवर्शियल भी हुई, मैं कहूँगा। तो अभी ये इस्लामाबाद के थाना शालीमार की हदूद में ये मुकीम है अपनी फैमिली के साथ। एक इनका छोटा भाई है और एक इनकी वालदा है, और पेरेंट्स जो हैं वो इनके आपस में डिवोर्स हो चुकी है, तो वालदा के साथ ये मुकीम है। बट आप काफ़ी आप कह रहे हैं कि एक कंटेंट क्रिएटर है। हाँ जी। और लोग एग्री नहीं करते कुछ उनके कंटेंट से, बट शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। अगवा किया गया इनको? जी बिल्कुल, जो वीडियो सामने आई है उसमें देखा गया है कि सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो हसन जाहिद मुलजिम है उसने जो एक्ट किया है उसको किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसने एक जो है वो जो एक्टिविटी की, उनके घर में गया और फिर जब निकलते हुए देखा कि वो उससे अपना मोबाइल फ़ोन, बेसिकली वो जब उनके घर गया क्योंकि इनका फ्रेंड था और उनकी वीडियो भी सामने आई है कि वो उनके साथ एंगेज थी, लेकिन जब उसका उन्होंने एग्रेसिव बिहेवियर देखा तो उसके बाद से उन्होंने फैसले किया कि मैंने उसके साथ शादी नहीं करनी। ये उनकी स्टेटमेंट जो सामने आई है। वो इनके घर गया और जब निकल रहा था तो वो मोबाइल फ़ोन उनका अपने साथ, उसने बकौल इनके फ़ोन छीना मुझसे, तो मैं अपना फ़ोन लेने के लिए उसने अब्यूज़ भी किया, एग्रेशन भी दिखाई और क्राइम जी बिल्कुल। जो FIR जो दर्ज हुई है, मैं आपको बताता चलूँ कि 7 दफ़ात के तहत वो दर्ज की गई है। जो पहली सेक्शन लगाई गई है 392, ये डकैती की होती है कि 2 से ज़्यादा और 5 से कम जब मुल्ज़िमान विद वेपन किसी के घर जाते हैं डकैती की घर से, तो ये सेक्शन लगाई जाती है। और काफ़ी सख्त सेक्शन है और इसमें सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। उसके बाद 365 यानी कि अगवा, उसमें 2 कैटेगरी आती हैं। 365A यानी कि अगवा बराए तवान, और दूसरी जो आती है वो आती है 365B यानी कि आप किसी खातून को अगवा कर रहे हैं और उसको इसलिए अगवा कर रहे हैं कि उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा सके। लेकिन इसमें सिर्फ 365 जो है वो लगाई गई है। और उसके बाद 511 यानी कि आप किसी को अगवा या कत्ल करने जा रहे हैं, आपकी नीयत है उसको नुकसान पहुँचाना, अगवा करना या कत्ल करना, लेकिन आप कर नहीं पाए, तो उसमें 511 जो है वो शामिल की जाती है कि इसकी अपनी नीयत थी लेकिन किसी भी सिचुएशन की वजह से ये जो जुर्म है वो सरजद नहीं कर सका। कौन सी है? और उसके बाद है 506(2) यानी कि आप किसी को विद वेपन थ्रेट करें कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, इस वेपन के साथ मैं तुम्हें जानी नुकसान पहुंचा दूंगा। और इसमें भी आपको बताएं कि नॉन बेलेबल जो है ये सेक्शन इन्होंने लगाई गई है। और उसके बाद 509 यानी कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, किसी मर्द या औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं जो उसने ना किया हो, वो फेल ना किया हो, और अगर ये साबित हो जाए तो उसमें आपको 10 साल की सजा जो है झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, अगर आपका इल्ज़ाम सच साबित हो गया, अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम सच साबित हुए तो 10 साल की सज़ा जो है वो आपको सुनाई जाती है। और उसके बाद 354 ये ख़वातीन के हवाले से है कि राह चलती हुई खातून के साथ आप बदतमीज़ी करें, उसका हाथ पकड़ें या उसको किसी भी किस्म की परेशानी हरासमेंट करें तो ये भी नाकाबिले ज़मानत। और आखिरी सेक्शन में आपको बताता चलूँ कि 500 जो इसमें लगाई गई है, ये किसी भी शख्स के साथ बदतहज़ीबी से पेश आना, उसके साथ बदअखलाक़ी करना, तो ये सब नॉन बेलेबल। हाँ, इस्लामाबाद पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो FIR दी है। लेकिन उसके बावजूद हमने पहले भी देखा था कि एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, उनका कत्ल हुआ। उससे पहले थोड़ा पीछे चले जाएं, अंदलीब थी, वो भी जब उनके हवाले से बात हुआ करती थी, या कोई भी हो प्रोमिनेंट फिगर हो तो उसकी सेफ्टी क्यों खतरे में पड़ जाती है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी लोग जो हैं वो सना यूसुफ को और जो साइमा हिजाब है इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, इख्लाफ भी कर सकती है कि सना यूसुफ का केस टोटली डिफरेंट था, ठीक है। और इनका थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्ट में देखें 31 अगस्त का ये वाक़या है, उसके बाद 2 से 3 दिन हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, फिर उसके बाद से जो सोशल मीडिया है वो इनके अगेंस्ट हो पड़ा,
तो सना यूसुफ की किसी भी किस्म की जो है काबिल एतराज़ कंटेंट सामने नहीं आया था इस जो जिसने उनको मर्डर किया था उसके साथ। तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो कुछ लोग ये समझेंगे कि शायद ये भी सना यूसुफ भी जो है वो शायद इसी तरह से मतलब उनकी भी कोई इस तरह का कंटेंट था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पेरेंट्स की दिलआज़ारी होगी। अगर आप आई नो टिकटॉक पे लोग अपनी पर्सनल लाइफ बता देते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ कुछ भी हो, अगवा तो अगवा है, जुर्म तो जुर्म है। ये मैंने सबसे पहले हमने कहा कि हम किसी भी तरह से ये किसी भी तरह से हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो इकदाम हसन जाहिद ने किया है उसको अब देखें, इस्लामाबाद पुलिस मैक्सिमम ये कर सकती थी कि एक अच्छा FIR दर्ज की जाती, वो उन्होंने की है। अब ये कोर्ट में मैटर जाएगा, अब दोनों जो वकला हैं उनकी आपस में जो है वो बहस होगी, और कहने में ये आ रहा है कि दोनों जानिब से अब सुलह की बातें भी जो है वो चलना शुरू हो गई हैं। कि कौन कह रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड हमें कुछ चीज़ें पता चली हैं कि अब क्योंकि ये उन्होंने खुद इस चीज़ को माना है कि वो इसके साथ एंगेज थी, कमिटेड थी, तो अब क्योंकि उसके एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से उन्होंने उसको फिर रिजेक्ट करने का फैसला किया था। और उसके बिल भी वो बिल मतलब ये तो नहीं है कि उसके खिलाफ आप एक नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अब देखा ये जा रहा है कि काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, काफ़ी वीडियो सामने आ रही हैं, फिर वो उनका जो कि ऑब्वियसली फिर इनकी तरफ से आ रही होगी, जो मुल्जिम है वही वो ये कंटेंट रिलीज कर रहे हैं। बिल्कुल, या इनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है कि जिसके पास ये चीज़ें हों, क्योंकि टिकटॉकर्स आपस में चीज़ें शेयर करते हैं, हो सकते हैं उसमें से किसी ने जो है वो वायरल कर दी हो। फिर बिल्स की स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं कि जो वो इनके बिल पे करता है। लेट्स से वो अगर बिल भी पे करता था तो उसका मतलब है कि वो उसको मार सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मार सकता, बिल्कुल नहीं मार सकता। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि वो सना यूसुफ के साथ हर कोई कंपेयर करते हैं। अब भी वो इसलिए कह रहे हैं, बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं इस वक्त, वो उन्होंने हमें भी कांटेक्ट किया, आपको भी किया होगा, एक हैरेसमेंट, डर, खौफ की फिजा फैल रही है, और हम उस पर पहले बात भी कर चुके हैं, जो सेफ्टी आपको फॉलो करनी चाहिए इफ यू ऑन टिकटॉक। बिल्कुल। और देखिए ये पैमरा को भी चाहिए कि वो भी देखें इन चीज़ों के ऊपर। जो हमारी IT की मिनिस्ट्री है उसको भी चाहिए कि किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है कि टिकटॉक के ऊपर आप कुछ जिसका जो दिल कर रहा है वो कंटेंट अपलोड कर, और फिर देखने में ये आया कि फिर उसके कुछ टाइम के बाद इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये लकी हैं कि ये बच गई हैं, और उनको चाहिए कि अब अपना केस जो है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि सुलह की तरफ जा रही हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इनके साथ अगर ज्यादती हुई तो उनको चाहिए कि डट जाएँ अपने इस केस के ऊपर और सुलह बिल्कुल मत करें, और इसको अपने जो कैफरे किरदार था क्या वो इसको पहुंचाएं, ताकि ये मिसाल बने। इन खातून से नहीं, हमने रब्ता करने की कोशिश की, आपकी टीम ने भी रब्ता करने की कोशिश की थी मुतअद्दिद बार, ताकि वो स्टूडियो में आए और बताएं कि अभी करंट क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन उन्होंने आपकी टीम को भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, और हम ये दुआ करते हैं वो खैरियत से हों। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि उनको इस स्टेज के ऊपर आके सुलह नहीं करनी चाहिए, इस केस को अब मिसाल बनना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी शख्स किसी की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना करे और किसी की जान ना ले। मुल्ज़िम से पैसे लेने का जो एक बात है वो क्या है? वो ये है कि वो इनके बिल्स पे करता था। सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड भी चल रहे हैं कि वो इनका रेंट भी पे करता था। जो गाड़ी इनके पास यूज़ में थी वो भी उसने ही इनको दी हुई थी यूज़ करने के लिए। और वो जो मुल्ज़िम है हसन जाहिद, वो ख़ुद भी गाड़ियों का काम करता था, सेल परचेज़ और रेंट का काम करता था। अब वो इनको क्यों देता था? क्या इनकी पार्टनरशिप थी बीच में? ये जब वो रब्ता हसन जाहिद के बारे में आपने कुछ की इन्वेस्टिगेशन? हाँ जी, हसन जाहिद जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में मुकीम है, और वो गाड़ियों का काम करता है। जो इनिशियल उसके चीज़ें सामने आई हैं, और वो काफ़ी अरसे से इनके साथ मिलता था, इनके घर भी उसका आना जाना था, और इनकी वालदा को भी पता था कि हसन जाहिद जो है वो इनका फ्रेंड है। बैकग्राउंड है सॉरी, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है? अभी तक तो कोई चीज़ इस तरह की सामने नहीं आई हसन जाहिद के हवाले से। और लेकिन ये है कि अब जो उसका रिकॉर्ड बना है ये इतना स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है कि जब तक एक दफ़ा वो अडियाला जेल नहीं जाएगा उसकी ज़मानत भी नहीं हो सकती। इन नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं ये सब, ये साथ के साथ। और ये काफ़ी ज़्यादा, मैं एक बार फिर कहूँगा कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो FIR काटी है। इस्लामाबाद पुलिस अपना काम कर चुकी है। अब ये जो साइमा हैं, हिजाब हैं, इन पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह से इस केस को आगे लेके चलते हैं। कितने फॉलोअर्स हैं इनके टिकटॉक पे अंदाज़न? मैंने देखा था, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि कितने हैं, लेकिन बट जो रीज़न ये बहुत सारी अब आप देख रहे हैं कि यंग खवातीन टिकटॉक के ऊपर आ रही हैं, क्या इसमें पैसे हैं बहुत ज़्यादा? क्या इसमें बिल्कुल इसमें इजी मनी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसमें शो इस तरह से किया जाता है, जो टिकटॉकर्स हैं वो उसको इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि जो सोशल मीडिया है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और जितनी ज़्यादा आप अपनी प्राइवेसी लीक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फेम मिलेगा। ये अलमिया बन चुका है हमारी सोसाइटी का। आप किसी का भी अकाउंट उठा के देख लें, हमारी प्राइवेसी अब नहीं रही। लोग जो है मुख्तलिफ मतलब व्यूज़ हासिल करने के लिए जो है वो पैसे बनाने के लिए कि किसके सबसे ज़्यादा
जो है वो व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, उस चक्कर में वो एंड दैट उसके रिपरकशंस है और उसकी आपको प्राइस ही पे करनी पड़ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। यकीनन प्राइवेसी आपकी एक बहुत अहम वैल्यूएबल कमोडिटी है, उसकी आप खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ भी हो, आप चाहे टिकटॉक करें, चाहे आप कोई और काम करते हो, किसी को ये हक नहीं है कि वो आपके ख़िलाफ़ कोई भी क्राइम करे। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।